in the last class we was talking about the nutrition, types of nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. Now again we are starting the this topic in detail. Firstly we are taking the nutrition in the plants. Nutrition in plants. Nutrition in plants. If we are talking about the nutrition in plant, then here we are talking about green plants. Green plants means there will be autotrophic nutrition, and in the series of autotrophic nutrition there will be photoautotropic nutrition. Photoautotropic nutrition. The process of the process which is helping in the photoautotropic nutrition for the plant, the known as photosynthesis. मीन्स प्लांट के अंदर फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, और ये न्यूट्रिशन जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन तैयार करते हैं. यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कैसे होता है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर रॉ मटेरियल होता है, कैसी इसकी एक्टिविटी होती है. तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पर हम दो वर्ड्स के बारे में बात करेंगे. फोटो मीन्स लाइट and synthesis means to make and prepare. Photosynthesis means photo means light and synthesis means to make and or prepare. What is preparing here? Plant is preparing its food, means plant food is preparing. यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है? प्लांट फूड बन रहा है. प्लांट फूड होता क्या है एक्चुअली? प्लांट फूड होता है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट. व्हाट इज प्लांट फूड? कार्बोहाइड्रेट. प्लांट फूड जो प्रोड्यूस होता है, जो बनता है, फॉर्म होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट. और ये जो स्टोर होता है, स्टोर होने की फॉर्म होती है स्टार्च. यानी कि प्लांट का जो फूड है जिस फॉर्म में स्टार्च होता जिस फॉर्म में स्टोर होता है वो फॉर्म कौन सी होती है? स्टार्च होती है. मीन्स न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट की हम बात कर रहे हैं. हमको पता है कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा, और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी कौन सा न्यूट्रिशन होगा? फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा. प्लांट्स फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस प्रोसेस के थ्रू क्रिएट करते हैं, किस प्रोसेस से होता है? तो वो प्रोसेस का नाम होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. मीन्स द प्रोसेस by which plant prepare its food in the help of some inorganic material and in the presence of sunlight is called photosynthesis. इसके बारे में भी दोबारा बात करेंगे. पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका. Photo means light, synthesis means to make or prepare. Here the plant food will be that is formed is carbohydrate, and in the form it will be stored will starch. After that plant kitchen will be ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट की अगर हम बात करें तो उस प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन है वो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा. नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो वो लीफ के बारे में बात करते हैं, जो ग्रीन लीव्स होती है. ग्रीन लीव्स. ये ग्रीन लीव्स जो है वो प्लांट किचन की तरह काम करती है नॉर्मली. लेकिन जिस भी प्लांट का स्टेम ग्रीन है, ब्रांचेस ग्रीन है, तो वो ग्रीन वाला पार्ट जो भी होगा वो उसका क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा. ठीक है. तो प्लांट किचन, वैसे तो मैंने ग्रीन लीव्स बोल दिया, या फिर मैं लीव्स की जगह बोल देता हूँ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट. ओके. नाउ सम इनऑर्गेनिक material which is required here is CO2 and H2O. यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल रिक्वायर्ड होता है. वो कौन कौन से होते हैं? CO2 and H2O. वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक और प्रिपेयर. What is prepared here? Plant food is preparing here. What is plant food? Carbohydrate. In which form it is stored? In starch form. What is plant kitchen? Normally green leaves or the green part of the plant are work as the plant kitchen, act as the plant kitchen. The inorganic material which is required in the photosynthesis process is CO2 and H2O. Carbon dioxide and water molecule are necessary for this process. After it, the main reaction of the photosynthesis is
CO2 will react with H2O, then it will form C6H12O6 plus O2 plus H2O. These are 6 molecules, these 12 molecules, these 6 molecules and these 6 molecules. Sunlight is necessary and it is absorbed through the help of chlorophyll. It is a chemical reaction of photosynthesis, chemical equation of photosynthesis. Now, if we have to discuss about the definition of the photosynthesis, that is the process by which plant prepare its food in the presence of inorganic material like CO2 or H2O and in the presence of sunlight, is called photosynthesis. Photosynthesis is the process in that by that plant will prepare its food, means carbohydrate, in the presence of sunlight and by the help of the CO2 and H2O like inorganic material. देखिए यहाँ पे कि प्लांट जो है वो अपना फूड तैयार कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट तैयार कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहा है, और यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल रॉ मटेरियल की फॉर्म में काम में आते हैं, CO2 एंड H2O यहाँ पर काम में आते हैं. इसकी केमिकल रिएक्शन क्या हो, केमिकल इक्वेशन क्या होगी, 6 molecule of CO2 will react with the 12 molecule of water and in the presence of sunlight that is absorbed by the chlorophyll, it will form carbohydrate C6H12O6 and produce 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water. That is the chemical equation of photosynthesis. After that, now we can say that there is some raw material which is necessary for the photosynthesis. अगर यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखें तो हमको पता लग ही जाएगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, और उनको ही हम इसका रॉ मटेरियल बोलेंगे. तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हम यहाँ पे बात करेंगे CO2 एंड H2O की, और सबसे नेसेसरी यहाँ पर जो चीज़ मानी गई है वो यहाँ पर मानी गई है लाइट. और लाइट में भी कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा, जो सबसे बड़ा सोर्स है अर्थ पर लाइट का, वो कौन सा होता है, सन होता है. मीन्स द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन द सनलाइट and CO2 and H2O. Now the next point of photosynthesis process we are taking is the raw material of photosynthesis process. यानी कि photosynthesis process के लिए raw material की फॉर्म में हम क्या क्या चीज़ों को यूज़ में लेंगे तो उनके बारे में हम बात करेंगे. यस, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो रॉ मटेरियल की बात करते हैं हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2. CO2 इज द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस बिकॉज बाय द रिडक्शन ऑफ दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट इज प्रोड्यूस. तो यहाँ पर CO2 की अगर बात करते हैं तो CO2 एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस जो है प्लांट के अंदर एंटर करती है एक टिनी पोर्स के थ्रू, जिन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा. देखिए लीफ की जो सरफेस होती है, लीफ की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं. इन टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं. इन स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है, इन स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का एक्सचेंज करना. अब गैसों का एक्सचेंज करने का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर जो गैस बन रही है उसको क्लाइमेट में निकालना, और जो गैस क्लाइमेट से एंटर होने वाली है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो गैस प्लांट के अंदर लेना. यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज कौन करेगा, स्टोमेटा करेंगे. स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो स्टोमेटा जो है वो प्लांट की, अगर लीफ का सेक्शन कटिंग देखें तो अपर लेयर जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और लोअर लेयर जो कि एंडोडर्मिस होती है. अपर लेयर और लोअर लेयर के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है. इसके जो बीच वाली जो सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स, उन्हीं के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है. यहाँ पर स्टोमेटा की अगर बात करें तो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और जो कि एक गार्ड सेल से कंट्रोल होती है. गार्ड सेल्स क्या होती है, बीन शेप्ड सेल्स होती हैं, जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी. इन गार्ड सेल्स
जो है इनके चारों तरफ स्पेशल टाइप की सेल्स मौजूद होती है। इन स्पेशल टाइप की सेल्स को हम हेल्पिंग सेल्स या एसेसरी सेल्स के नाम से जानते हैं। द सराउंडिंग सेल्स ऑफ द गार्ड सेल्स आर कॉमनली नोन एज helping or accessory cells. It is the opening condition of stomata, and if we are talking about the closing condition of stomata will be this. This is the closing condition of stomata. Now तो यहाँ पर CO2 गैस एंटर करेगी, किसके थ्रू एंटर करेगी? स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगी। और स्टोमेटा के थ्रू एंटर करवाने के लिए क्या प्रोसेस काम में आएगी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन सी सेल इसको कंट्रोल करेगी? गार्ड सेल्स इसको कंट्रोल करती हैं। दीज सेल्स आर गार्ड सेल्स और दीज सेल्स आर हेल्पिंग और एसेसरी सेल्स। नाउ we have to discuss about the opening and closing of stomata. ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में हम बात करते हैं। सपोज दैट हमारे जो हाथ की जो हथेलियां हैं ये गार्ड सेल्स हैं और इनके बीच में आपको जो गैप दिखाई दे रहा है ये आपका स्टोमेटा है। इनके चारों तरफ जो सराउंडिंग सेल्स है वो कौन सी सेल्स हैं? हेल्पिंग सेल्स या एसेसरी सेल्स की हम बात कर रहे हैं। हायर क्लासेज में इसके बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, अलग अलग थ्योरीज दी हुई है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बेस पर जो आपका दिया हुआ है वो यही कंडीशन दी हुई है किस तरीके से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। देखिए जब स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग कंडीशन होती है तो नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग कंडीशन ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले स्टोमेटा क्लोज है, इनके चारों तरफ जो सेल्स होती है उन सेल्स को क्या बोलेंगे? हेल्पिंग और एसेसरी सेल्स। Then the water concentration of the helping cell will be disturbed and the water will goes to the guard cell from the helping cell। यानी helping cell से जो पानी है, जो water है, वो किसके अंदर आना चालू हो जाएगा? guard cells के अंदर आना चालू हो जाता है। जैसे ही guard cells के अंदर पानी आना चालू होता है तो ये guard cells swell होना चालू होती है, फूलना चालू होती है, और जैसे जैसे फूलती है तो ये बीन शेप्ड और किडनी शेप में कन्वर्ट हो जाती है और बीच में जो गैप बन जाता है, जो स्टोमेटा बन जाता है, वो ओपन हो जाता है और ये गैसेज एक्सचेंज क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही गैसेज एक्सचेंज कंप्लीट होता है, आयनिक जो कंसंट्रेशन है उसके जो मैसेज हैं, जो इंपल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके बाद में ये जो वाटर मूवमेंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में होने लगती है। गार्ड सेल्स का जो वाटर है वो वापस किस में जाना चालू हो जाता है? हेल्पिंग और एसेसरी सेल्स में जाना चालू हो जाता है और वापस ये जो बीन शेप्ड सेल थी वो वापस श्रिंक होना चालू हो जाती है और जैसे जैसे श्रिंक होती है तो इनके बीच का जो गैप है वो फिल अप हो जाता है और स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग of stomata by which the gas will be the exchange of gases will be occurs। होता क्या है? दोबारा सुन लीजिए। CO2 एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये प्लांट के अंदर किस कंडीशन किसके थ्रू एंटर करेगा? स्टोमेटा के थ्रू। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। होता क्या है इसमें? स्टोमेटा जो सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, वो कौन सी सेल से होता है? गार्ड सेल से होता है, बीन शेप्ड सेल्स होती है और उनके चारों तरफ जो सेल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग सेल्स बोलते हैं। कंडीशन क्या होती है? जब स्टोमेटा क्लोज कंडीशन में होता है तो हेल्पिंग सेल्स का जो वाटर है वो किसके अंदर मूव करना चालू करता है? गार्ड सेल्स के अंदर मूव करना चालू करता है। तो जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर ये वाटर मूव करेगा तो गार्ड सेल्स स्वेल अप होना चालू होगी, फूलना चालू होगी और बीच में स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। नाउ व्हेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कंप्लीटली अकर्स या कंप्लीट हो जाता है तो देन द वाटर ऑफ द गार्ड सेल्स विल गोज बैक टू हेल्पिंग सेल। जो गार्ड सेल्स का पानी है वो वापस किसको चला जाता है? किसकी तरफ चला जाता है? किस में चला जाता है? हेल्पिंग सेल्स में चला जाता है। गार्ड सेल्स गो श्रिंक्स। ये जो गार्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है एंड स्टोमेटा गेट क्लोज। दिस इज द प्रोसेस बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स अकर्स and this was the first raw material, carbon dioxide. Now we will talk about the second raw material, water. Second raw material is water, H2O। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, या आप अच्छे तरीके से जानते हो। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट
प्लांट की जो रूट होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और कौन सा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है? फ्रॉम द सोइल पार्टिकल्स। सोइल से जो वाटर है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है? रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। रूट इसको एब्जॉर्ब करके कहाँ पर पहुंचा देती है? कंडक्टिव टिश्यू में पहुंचा देती है। और कौन सा कंडक्टिव टिश्यू की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जाइलम की। जाइलम इज द कंडक्टिव टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के सभी पार्ट्स में वाटर को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। ओके, तो वाटर और H2O की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? ये रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सोइल। और किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है? जाइलम के थ्रू, कंडक्टिव टिश्यू। जाइलम जो एक कंडक्टिव टिश्यू है, ये वाटर को कंप्लीट प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फर्स्ट रॉ मटेरियल था CO2 जो कि स्टोमेटा के थ्रू एंटर होता है। सेकेंड रॉ मटेरियल है वाटर जो कि एब्जॉर्ब तो रूट के थ्रू होता है और जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और थर्ड रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो वो है सनलाइट। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है सनलाइट। सनलाइट की अगर बात करें तो सनलाइट जो है प्लांट के लिए, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि सनलाइट का कौन सा रीजन प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है, किसकी हेल्प से करेगा, वो बाद में करेंगे। तो देखिए, अगर हम लाइट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो देयर आर मेनी रीजन्स इन लाइट स्पेक्ट्रम। यूवी रीजन, IR रीजन, और इसके बीच में जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं विजिबल पार्ट, विजिबल रीजन। ठीक है, और जो विजिबल रीजन होता है इसकी लाइट कितने कलर से मिलकर के बनी हुई होती है? 7 कलर से मिलकर के बनी हुई होती है। विजिबल रीजन की जो लाइट है वो 7 कलर से मिलकर के बनी हुई होती है। सनलाइट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का विजिबल रीजन वाला पार्ट की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की जाती है? विजिबल रीजन की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। और विजिबल रीजन में भी जो वेवलेंथ है जो कि एब्जॉर्ब की जाती है वो होती है 380 nm to 760 nm। 380 nm to 760 nm, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको दूसरी बुक्स में मिल सकता है। 380 nm to 760 nm की वेवलेंथ वाली जो लाइट है विजिबल रीजन की, वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या की जाएगी? एब्जॉर्ब की जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, वैसे तो हम लास्ट में इफेक्टिंग फैक्टर्स में बात करेंगे, इस विजिबल रीजन में मिलने वाले जो रेड और ब्लू कलर है, अगर रेड और ब्लू कलर की लाइट इसको प्रोवाइड करवाई जाए, रेड एंड ब्लू कलर की लाइट अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हाईएस्ट होगी, यानी मैक्सिमम होगी। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वेवलेंथ है। और अगर आप इसको ग्रीन कलर की लाइट प्रोवाइड करवा रहे हो देन द फोटोसिंथेसिस विल बी मिनिमम और नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर ग्रीन कलर हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको जिस कलर का दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि वो उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सभी कलर्स को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लांट की जो लीफ का कलर है वो हमको ग्रीन दिखाई देता है। क्यों ग्रीन दिखाई देता है? क्योंकि वो लीफ बाकी सभी कलर्स को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, और केवल कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर रही है? बाकी सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है, केवल ग्रीन कलर को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। अब अगर हम प्लांट की जो लीफ है उसमें क्लोरोफिल मौजूद है, तो अगर उसको हम ग्रीन कलर की लाइट प्रोवाइड करवाएंगे तो ग्रीन कलर को तो वो टोटली क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी लाइट का एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। और अगर लाइट एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट नहीं हो पाएंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट नहीं हो पाएगा, फोटो एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा, और उससे आगे का प्रोसेस चालू नहीं होगा, लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि रेड और ब्लू कलर में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा और ग्रीन कलर में नेग्लिजिबल होगा। ग्रीन कलर में नेग्लिजिबल क्यों होगा? क्योंकि ग्रीन लीव्स का मतलब है कि वो बाकी सब कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब अगर हमने लीफ को ग्रीन कलर की लाइट प्रोवाइड करवाई तो वो ग्रीन कलर की लीफ ऑलरेडी ग्रीन क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो ग्रीन कलर को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर उसमें ग्रीन कलर की लाइट हम देंगे तो वो टोटली लाइट को क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगी। जब लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी तो फोटो एक्साइटेशन हो ही नहीं पाएगा, और फोटो एक्साइटेशन होएगा ही नहीं तो आगे की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी? लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, नेग्लिजिबल होगा या नहीं के बराबर होगा या होगा ही नहीं, हम ये बोल सकते हैं। तो दिस वाज द पार्ट ऑफ सनलाइट। ये तो हुआ कि कौन से रीजन की लाइट इंपॉर्टेंट है, कौन से रीजन की लाइट में ज़्यादा होता है, कौन से रीजन की लाइट में कम होता है, वेवलेंथ क्या होती है। लेकिन अगर बात करें कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, देखिए यहाँ पर जो पिगमेंट की हम बात करते हैं, देयर इज ए पिगमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, क्लोरोप्लास्ट। 3 टाइप ऑफ पिगमेंट और प्लास्टिड।
3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं प्लांट के अंदर, जो है सबसे पहला है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड इज क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। इनके बारे में आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं प्लास्टिड के बारे में। क्रोमोप्लास्ट जो है वो ग्रीन के अलावा जो भी कलर प्लांट के होते हैं, प्लांट के किसी भी पार्ट के जो भी कलर हैं ग्रीन के अलावा, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा अगर प्लांट का ग्रीन कलर है किसी पार्ट का तो वो किसकी वजह से है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। और अगर किसी भी पार्ट का कलर व्हाइट है या कलर लेस है तो वो ल्यूकोप्लास्ट है। और ल्यूकोप्लास्ट में फूड स्टोरेज, स्टार्च स्टोरेज की वजह से इसका व्हाइट या कलरलेस कलर होता है और ल्यूकोप्लास्ट वाला पार्ट प्लास्टिड जो है उसके अंदर पाया जाता है। यहाँ पर हमको बात करनी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट का जो क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द पार्ट, ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि लाइट सनलाइट को एब्जॉर्ब करवाने के लिए और ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पिगमेंट आर द केमिकल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर कलर। पिगमेंट्स क्या होते हैं? कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर पिगमेंट क्लोरोफिल की अगर बात करें, देयर आर 6 टाइप ऑफ क्लोरोफिल। ए क्लोरोफिल, बी क्लोरोफिल, सी क्लोरोफिल, डी क्लोरोफिल, ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। These 6 टाइप ऑफ क्लोरोफिल आर प्रेजेंट हेयर। कॉमन जो क्लोरोफिल है, नॉर्मल जो क्लोरोफिल है वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। नाउ वी वाज टॉकिंग अबाउट द सनलाइट। द विजिबल रीजन ऑफ द spectrum will be absorbed in the photosynthesis. In the visible region, the 7 colors of light is present. The wavelength will be 380 to 760 nm. Red and blue color, if we are providing the red and blue color light, the photosynthesis process will be maximum. If we are providing the green color light, then the photosynthesis process will be negligible. Sunlight or light is absorbed by the chloroplast because special type of pigment is present in chloroplast, chlorophyll, and in chlorophyll particular type of structure is present known as quantasome. यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है और वो स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर क्या है? क्वांटासोम। ये क्वांटासोम की कैपेसिटी होती है, इट कैन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, यानी कि सनलाइट या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किसके अंदर होती है? क्वांटासोम के अंदर होती है। इसी वजह से जहाँ पर जो भी प्लांट का पार्ट ग्रीन होगा उसके अंदर क्वांटासोम होगा, और क्वांटासोम होगा तो वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा तो उससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। तो इसी वजह से क्वांटासोम को हम यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट इनको बोला जाता है। This was the raw material portion of the photosynthesis. Now we will talk about the process or the mechanism of photosynthesis. इसके बाद हम mechanism और process के बारे में, photosynthesis के mechanism और process के बारे में बात करेंगे। अगर इसका introduction देखा जाए, हल्का सा इसका introduction देख लेते हैं, डिटेल का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। What is the process और mechanism of photosynthesis? तो उसकी कुछ स्टेप्स हैं जिसके बारे में हल्का सा हम देख लेते हैं, उसके बाद में डिटेल इसकी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। If we will talk about the process of photosynthesis, there will be some steps. कुछ steps होंगी। First step will be absorption. First step will be absorption. Second step will be conversion. Third step will be breakdown of water molecule, and fourth step will be reduction of CO2। देखिए NCERT बेसिस पर अगर बात करें तो वहाँ पर ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, वहाँ पर इन दोनों स्टेप्स को एक साथ लिखा हुआ है, और ये 3 स्टेप वहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन अगर डिटेल में हम पढ़ें तो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होती है, डार्क रिएक्शन जो है
क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होती है। अब ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, वैसे तो 9th क्लास के चैप्टर्स में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस लेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, क्योंकि ग्रेना के अंदर तो लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। लेकिन अगर इनको ब्रीफ में कंप्लीट लाइट एंड डार्क रिएक्शंस को मिला करके अगर ब्रीफ में बात करें, एक माइंड मैप बनाएं कि कौन कौन सी प्रोसेस उसमें होती है, तो सबसे पहले प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसका होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को जो प्लांट है, प्लांट का जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद में होगा सेकंड स्टेप कन्वर्जन, यानी कि लाइट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मींस इन द फर्स्ट स्टेप लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, देन लाइट एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू chemical energy, as well as chemical energy is formed, the breakdown of the water molecule will be occurs, यानी कि जैसे ही केमिकल एनर्जी ये बनेगी तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैपन्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, जिससे क्या होगा, H2H+ आयंस बनेंगे, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और क्या बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्टोमेटा के थ्रू प्लांट से बाहर निकाल दिया जाता है एनवायरनमेंट में। तो हम बोलते हैं प्लांट हमको ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो जो रिलीज होने वाली ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकल करके आती है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से होती है। तो ब्रेकडाउन ऑफ H2O होगा तो हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, ये हाइड्रोजन आयंस NADP से कनेक्ट होकर के NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और वो एनर्जी जो है वो डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करवाएगी और डार्क रिएक्शन के बाद में वहाँ पे होगा रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 का रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और ये C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी। थैंक यू।